हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और मेरे साथ हैं राहुल नागपाल साहब। अपनी हवाई जहाज वाली कहानी बताएंगे। राहुल साहब, मैं बहुत पहले से बाबा साहब का फॉलोअर हो गया था जी। बाबा साहब का फॉलोअर का मतलब जोर जोर से बाबा साहब जय भीम नमो बुद्धाय ऐसा नहीं होता। ये तो मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी ही नहीं, उनकी स्टाइल भी आपको अपनानी चाहिए। बिल्कुल। एक बार मैं 14 अप्रैल को फंस गया दलित क्राउड में, और 14 अप्रैल को मैं जा रहा था, सूट बूट और हैट लगाया था बाबा साहब वाली। तो 3-4 लड़के बाहर मेरे पीछे बोल रहे थे कि देखो जोकर जा रहा है। तो दलित समाज में एक्चुअल अंबेडकर जैसा आप अपीयर होना चाहें तो दलित समाज में इसका रिजेक्शन है। मैं समझता हूँ सर, जो आपका सवाल है उसका जवाब भी उतनी ईमानदारी से दिया जाए कि ये पिछले 25-30 साल में आप देखेंगे जो राजनीति हुई है, कफ खोल करके, बटन खोल करके, नीचे तहमत बांध करके और मतलब कुछ नहीं पहन करके, मतलब दलित नेता को दलित जैसा दिखना चाहिए, दलित इंटेलेक्चुअल को वैसा दिखना चाहिए। तो ये कि वो जल्दी हमदर्दी में मान जाते हैं, तो हमारे जैसा ये कोट पैंट चंद्रभान साहब इतने ब्रांडेड पहनते हैं, तो ये हमारे कैसे हो सकते हैं? इनके पास नहीं, तो ये मनाही तो मनुस्मृति में है ना। हाँ, तो अछूतों के खिलाफ। हाँ, तो दलित ये मतलब इस पर कभी और बहस करेंगे। मनुबात का देखिए, अब दलित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, शादी की सारी रस्में बाकी समाज की तरह करती हैं, और अम्बेडकरवादी भी है। तो कहीं न कहीं अनजाने ही मनु का जो इम्पैक्ट है दलित पर भी होने लगता है, जब दलित अम्बेडकरी स्टाइल को रिजेक्ट करता है। और आप जब पहले ऐसे, मैं समझता हूँ मेरी जानकारी में दलित आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहा मुझे हवाई जहाज का टिकट दो, क्योंकि बाकी को भी हवाई जहाज का टिकट देते हो तो मुझे भी दो, मैं भी उतना काबिल हूँ। बिल्कुल। तो आपकी जो ये तो बहुत अच्छी बात आपने किया, अब उसी को बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं कुछ। तो आपकी हवाई जहाज की यात्रा की जो कहानी क्या है? क्या था साहब के 2015 अक्टूबर की ये घटना है। नागपुर में एक बड़ी सेमिनार हुई दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में। तो उसमें देश के कोने कोने से तमाम वक्ता और बहुत सारे लोग बुलाए गए थे, आर्टिस्ट बुलाए गए थे। तो एज ए कभी मुझे इनवाइट किया गया, मुझसे संपर्क किया। वहाँ पर एक प्रोफेसर खोबरागड़े साहब हैं, उन्होंने और कहा राहुल जी आपको ऐसे ऐसे जो है उसमें आना है। मैं उससे पहले कभी जहाज में बैठा नहीं था, 2015 से पहले तो फर्स्ट मेरी उड़ान थी वो। तो जहाज जब जाती थी तो कैसा लगता था? गांव में रहते थे तो यूं देखते थे, ऐसे करके गिर जाते थे, जहाज जा रहा है। हाँ। और बस, नहीं तो या फिर वो कागज के बना के उड़ाते थे ऐसे करके स्कूल में। तो कभी सोचा नहीं था कि मतलब जहाज में बैठने का मौका मिलेगा। हम मध्यम वर्ग परिवार से आते थे, फादर साहब छोटे से क्लिनिक चलाते थे, दादाजी अपना फौज पे मतलब आपके दादाजी फौज में थे? मेरे दादाजी फौज में सिलाई का काम करते थे। जो भी थे फौज की यूनिफॉर्म पहनते होंगे। तो आपका आधार मजबूत है। हाँ, नहीं, दादाजी मेरे फौज में है, दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट में जो फौजियों के वो हैं, वहाँ पे सिलाई का काम करते थे। यहाँ से जाने के बाद फिर गांव में बुलंदशहर में सिलाई का काम करने लगे। फादर साहब मेरे डॉक्टर थे। तो मतलब एक किसान परिवार था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे देने की कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा कि बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा अमीरी थी, एक मिडिल क्लास जो फैमिली थी। लेकिन हम कभी ये सपना नहीं देख सकते थे कि हम हवाई जहाज में उड़ेंगे या कोई हम क्यों उड़ेंगे, हमें क्यों बुलाएगा, हमारे अंदर। लेकिन जब मैं एज ए आर्टिस्ट एज ए कभी स्थापित हुआ तो पहली बार 2015 में, अक्टूबर 2015 में मुझे हवाई जहाज की टिकट उन्होंने, जो मैंने कहा कि मैं बाकी लोग कैसे आ रहे हैं, वो दिल्ली से जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, वो वहां से कि वो जहाज से, कि आपको, मैं कहा नहीं, मैं भी जहाज से जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने कहा मैं भी जहाज से जाऊंगा। तो उन्होंने फिर मेरी आने जाने की टिकट जो है हवाई जहाज की भेजी। तो मैं, जो लोग हवाई जहाज में मुझसे पूर्व में जा चुके थे, उड़ चुके थे, जो लगातार चलते थे, एक बहुत भिक्षु है थीरो ज्योति, मैंने उनसे क्या, बनते जी कैसे ही बैठते हैं, कैसे सामान कितना जाता है। डर भी था अंदर से, क्योंकि हम तो कभी ढंग से मतलब नजदीक से जहाज नहीं देखा, बैठने की बात बहुत दूर थी, हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा था। तो मुझे सुबह की मेरी फ्लाइट थी करीब 7, सवा 7 की। तो किसी ने कहा कि नहीं, छूट जाएगी, 3 बजे निकलना, 2 बजे निकलना। तो साहब मैं रात को ही बैग लेके चला गया। हाँ। तो मौका हाथ से नहीं चूक जाए। अन्यथा वो ये कहेंगे कि जब बैठना नहीं आता था चलने, तो फिर टिकट क्यों मांगी। एक तो ये भी था, डर भी था।
तो मैं बैग पैक करके रात को ही जो है वो हल्की हल्की सर्दी होती है अक्टूबर में, तो मैं पहुंच गया वहाँ। तो देखा तो कहाँ से 3 नंबर टर्मिनल से है, तो वहाँ अंदर पहुंचे, ये दिखाओ। टर्मिनल कैसा लगा आपको देख? टर्मिनल बाहर से मतलब अद्भुत, पिक्चरों में देखते थे हीरो हीरोइन आ रहे हैं जा रहे हैं, और या फिर सोशल मीडिया पे जब हल्का हल्का सा ट्रेंड था तो देखते थे हीरो हीरोइन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्या होता है। तो वो सारी चीजें वहाँ लगा कि हम कुछ, पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। तो उस क्लास को बिलोंग करता हूँ। हाँ, उस क्लास को बिलोंग करता हूँ कि जो मतलब मैं शायद पहला अपनी उम्र का क्या, मुझसे पहले वाले भी शायद कविता सुनाने के लिए तो कोई जहाज में नहीं गया था। कविता सुनाने के लिए तो किसी को कभी को जहाज में नहीं बुलाया, और ना किसी को मेरे आने जाने की टिकट फिर 50,000 रुपये मुझे लिफाफे में रख करके दिए। तो शायद मुझसे पहले किसी को मिले हों। मेरे बाद में 1-2 बच्चे। बोर्डिंग पास कैसे लिया आपने? तो बोर्डिंग पास का पता नहीं होता था। अच्छा, इंग्लिश अभी भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पहले तो बिल्कुल ही गई गुजरी थी। तो उसने कहा कि वो टिकट था मेरे हाथ में और आधार कार्ड की फोटो थी, फोटो कॉपी थी। तो उसने कहा जी फोटो कॉपी करा के लाओ, कलर्ड। तो बराबर में लगा हुआ था वो फोटो कॉपी की मशीन। तो लड़की बैठी थी वहाँ पे, तो उसने मुझसे पूछा बोथ साइड। तो मेरी समझ में नहीं आया ये क्या है बोथ साइड। तो मैंने हाँ कर दिया, मैं कहा हाँ ठीक है ओके। बाद में पता चला कि दोनों साइड की करनी है। तो बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ की करनी है। तो मैं कहा यस। वहाँ से निकल वो अंदर गए, चेक कराया, फिर वो बोर्डिंग पास के लिए मैंने देखा ये लोग यहाँ क्यों लगे, टिकट मेरे पास है, सब कुछ है, आधार है, तो ये लोग क्यों लगे यहाँ लाइन में फिर अपना अपना लगेज लेके, अपना अपना सूटकेस लेकर के। तो मुझसे आगे जो थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने बताया मुझे कि ये बोर्डिंग पास बनेगा। बोर्डिंग पास क्या होता है ये मतलब दिमाग में था। खैर एक आधा पौना घंटे में नंबर आया और वो फिर क्या नाम है लगेज उन्होंने बांधा, जमा कर लिया और मुझे एक बोर्डिंग पास दे दिया। और वो लेकर के फिर मैं अंदर गया, चेकिंग हुई तो मैंने देखा कि लोग बेल्ट निकाल रहे हैं। नहीं, उस बैग के बारे में भी कुछ कहा था ना उसने? हाँ, तो उसने कहा कि ये तो छोटा बैग है, इसको तो आप साथ ही ले जा सकते हो, इसको यहाँ जमा क्यों कर रहे हो। हाँ। तो 7.5 किलो तक तो अंदर जा सकता है फ्लाइट में। तो फिर मैं वो लेके चला गया। तो फिर वहाँ पे हम जो है अंदर गए जहाँ पे चेकिंग होती है। तो मैंने देखा सिक्योरिटी क्लियरेंस पे देखा तो वो बेल्ट निकाल रहा है। बेल्ट क्यों निकाल रहे हैं, घड़ी खोल रहे हैं, फिर वो पर्स निकाल रहे हैं, वो सारा एक टोकरी में रख रहे हैं, फिर सामान चेक हो रहा है। बहरहाल मैं उस प्रक्रिया से गुजरा। तो यहाँ तक तो चलो ठीक था भी इसके हिसाब से। जहाँ मैं अंदर जा करके सब लोग बैठे थे, मैं वहाँ बैठ गया और वहाँ ना तो सरकारी जहाज दिखाई दे रहा है और ना वहाँ मॉल है, विस्की की मतलब है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल टाइप है, कहीं लोग कपड़े खरीद रहे हैं, कहीं कुछ खरीद। मैं वहाँ खड़े होकर के देख रहा हूँ कि जब सब लोग यहाँ आ गए तो जहाज कहाँ है, यहाँ से जाना कैसे है। और मैं बड़ा असमंजस में हूँ क्या है। फिर मैंने एक पूछने में भी थोड़ी सी शर्म सी आ रही थी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जी ये मैं ऐसे फर्स्ट टाइम मेरी पहली उड़ान है, तो अब यहाँ से आगे क्या करना है। तो बोले आपको बोर्डिंग पास मिला होगा। मैंने कहा हाँ ये रहा। तो उसमें फिर बताया उसने कि गेट नंबर इतना पे आप जाइए और आपको वहाँ पर आपकी फ्लाइट मिलेगी। तो शायद 23 कुछ ऐसा रहा था गेट नंबर। मैं गया वहाँ और जाने के बाद में फिर वहाँ मैंने दूर से जहाज मुझे दिखाई दिया। फिर मैं सो गया रात को, क्योंकि जब तक मेरे हिसाब से 12-1 बज गए थे, सुबह की फ्लाइट थी। और सुबह को फिर मैं इतनी गहरी नींद में सो गया कि आवाज़ लग रही थी कि मिस्टर राहुल नागपाल जो फ्लाइट छूटने वाली है। फिर मेरी आँख खुली, मैं जल्दी जल्दी निकला, भागा बैग उठा के। फिर तब मैं पहली बार जब जहाज में बैठा तो आपको ये भी लगा होगा कि आपका नाम अंग्रेजी में बुलाया जा रहा है। मिस्टर राहुल नागपाल। तो वो रहा। फिर जहाज में जब बैठने के लिए गए तो बस लेकर के जहाज तक गई। फिर जहाज में सीढ़ियों से ऊपर अंदर बैठे, एयर होस्टेस ने बैठाया, ये आपकी सीट है। तो हाँ, एक मजे की बात और बताऊं कि जहाज में क्या होता है कि दोनों तरफ वो सीट नंबर एक ही होता है, 11-11। फिर ABCD के हिसाब से वो होता है। तो मैंने सोचा ये मेरी सीट पे क्यों बैठा है, मुझे ये पता नहीं कि दूसरी तरफ भी वो है। तो मैंने कहा ये तो सीट मेरी है। बोले नहीं दिखाइए। तो उसने बताया ये वाली आपकी E। तो ऐसे करके फिर पता चला कि ऐसे ये इसमें ये होता है। फिर बाद में जब बैठे फिर सीट बेल्ट बांधो। ये तो पहली बार उस जहाज में जब मैं बैठा और जब जहाज ने रनवे पे दौड़ना शुरू किया तो मेरी आंखों में आंसू थे साहब। और वो सिर्फ इसलिए कि मैं कहाँ एक नन्ना सा बाबा साहब के मूवमेंट पर कविताएं लिखने वाला आदमी, और कोई ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा किसी यूनिवर्सिटी से टॉपर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। और समाज ने बाबा साहब की कविताओं को लिखने का ये नाम मिला कि मैं पहली बार जहाज में बैठने का मुझे मौका जो कविता के माध्यम से मिला। शायद मैं कविता नहीं लिख रहा होता, मैं भी कहीं 4th क्लास का कर्मचारी होता, मैं भी कहीं 2nd क्लास का ग्रुप D का कर्मचारी C का होता, तो मैं कहाँ जहाज में उड़ पाता, कहाँ मैं सोच पाता, कहाँ ये दुनियादारी देख पाता, और कहाँ मैं ऐसे ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर्स के बीच में बैठ करके अपनी
कविताएं सुना पाता, ISP से सुना पाता। तो जब वो जहाज उड़ा और जब मैं जहाज से नीचे उतरा, पूरा डर भी था कि मतलब पहली बार जहाज में है, कहीं गिर न जाए। हाँ कहीं गिर ना जाए, इतनी ऊंचाई पे है, गिर ना जाए। और फिर दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, कान गुम हो गए ऊपर जाने के बाद में। जब तो अगल बगल में लोगों को देख रहे थे आप? हाँ देख रहे थे लोगों को, लोग बातचीत कर रहे थे, जो लोग जाते रहते हैं वो उनके लिए सब नॉर्मल थी, कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन मैं अंदर से डर रहा था और मैं अपने आप को ये भी दिखा रहा था कि मैं डर नहीं रहा हूँ। तो एयर होस्टेस से कहीं उसको आपने डॉक्टर तो नहीं समझ लिया? नहीं, एयर होस्टेस को मैंने देखा, वो जब वो ट्रॉली लेकर के आती हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी, कॉफी ये सब देती हैं, तो मैं सोच रहा ये क्या पैसों में कैसे है। मैंने हिम्मत सी करके एयर होस्टेस से पूछा कि ये कॉफी जो है कितने की है? तो पता नहीं 282 ऐसे कुछ उन्होंने बताया, 200-300 के आसपास। तो बहुत महंगी उस समय, 10 साल पहले। तो मैं कहा फ्री में क्या है आपके पास? बोले पानी मिलेगा। तो मैंने, उसने फिर मुझे एक कप पानी उसमें दिया, पेपर के गिलास में। फिर मैंने पिया। फिर मैंने हिम्मत सी करके सोचा कि मैं हवाई जहाज में बैठ ही गया हूं तो एक बार टॉयलेट करके तो देख ही लूं। तो मैं हिम्मत करके मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि इसमें टॉयलेट किधर है? तो उसने बनाया उस साइड। तो मैं गया और मैं जब उसको फ्लैश कर रहा था और जो उसमें आवाज आती है जोर से, मैं डर गया कि ये टूट के नीचे गिर जाए। तो खैर बहरहाल ये मेरे लिए पहला फर्स्ट था। तो जब जहाज नीचे आनी शुरू हुई तब कैसा लगा? डर लग रहा था, ऐसे अचानक, फिर कभी ऐसे ऐसे होती थी, फिर ऊपर नीचे होती है, और फिर जब मुड़ती है तो महसूस बॉडी को फील होता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो देखा, फिर नीचे जब आना शुरू हुआ, शहर दिखाई देना, नागपुर दिखाई देना शुरू हुआ, और फिर लग रहा है कि हम बादलों के बीच से गुजर रहे हैं, बादल हमसे नीचे रह गए। अभी तक तो बादल ही हमसे ऊपर होते थे, बादल हमसे नीचे हैं। तो बहुत सारा नया अनुभव था। और जब नीचे जाकर के ठक से लगा और वो फिर हम लोग उतरे, गाड़ी रिसीव करने के लिए आई, फिर 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था की गई थी। तो पहली बार मेरा अनुभव था कि मैं जहाज में गया, 5 स्टार होटल में रुका, फिर 50-60 हजार लोगों की भीड़ थी वहां पर, जिसको कविताएं सुनाई मैंने लगभग 1 घंटा से ज्यादा। और फिर उन्होंने 50,000 का मुझे अमाउंट भी चलते टाइम दिया। तो मेरे लिए अनुभव था बड़ा, मेरे लिए, मैं भावुक भी था, मैं चीज़ों को सीख भी रहा था, मैं डर भी रहा था, और मैं ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं डर नहीं रहा हूँ। जब वापस जहाज पर आए फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन? दूसरे दिन मेरी वापसी थी और फिर चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर मुझे पता चल गया ये बोर्डिंग पास है, इस पर जोन लिखा होता है, पहले इस जोन के पैसेंजर को चढ़ाया जाएगा, वहाँ जाकर नहीं खड़ा होना, आपके जोन की आवाज़ एयर होस्टेस या कोई भी कर्मी लगाएगा तब जाना है आपको। वैसे उलझना नहीं, नहीं मेरा ये जहाज है। तो उसमें जोन लिखा होता है, गेट नंबर है, बोर्डिंग पास में सीट नंबर है, सीट का ABCD है, और तो वो सारी चीज़ें फिर समझ में आई। उसके बाद फिर तो 10वीं-20वीं बार हवाई जहाज में उड़े, नॉर्मल हो गई चीज़ें। लेकिन आज भी मैं सर एक तो कह सकता हूँ आपके साथ, ये जो मैं अनुभव साझा कर रहा हूँ, बड़ा मेरे ज़िंदगी का एक विशेष संस्मरण है ये, कि मेरे जैसे व्यक्ति को रहना, खाना और एक एलिट क्लास में बैठना उठना, और ये सब शायद मैं कविता नहीं लिख पाता, अच्छी कविता नहीं कर पाता। तो एक फ़ैन फॉलोइंग जो करोड़ों की समाज, पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग जो फॉलो करते हैं, वो नहीं बनती हो, फिर ना ही शायद मैं यहाँ तक सोच पाता कि चंद्रभान प्रसाद साहब को हम अखबार में पढ़ते थे, टीवी पर देखते थे, टीवी पर देखते थे, गांव में रहते थे तो साहब का कॉलम छपता था राष्ट्रीय सहारा में, तो हम दलितों की चिट्ठियां हम भी लिखते थे। कभी साहब ने मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, लेकिन लिखी हमने जरूर, और हम भी पूछते थे कुछ सवाल। तो साहब को तो हम जब से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की अचीवमेंट ये है कि मैं चंद्रभान साहब के साथ खड़ा हूँ, विवेक कुमार जी के साथ मैंने मन साझा किया, रतनलाल साहब हैं, लक्ष्मण हैं, बाबा साहब के 3 पुत्र, प्रकाश राव अम्बेडकर, राजरत्न, जो पीछे आनंद राज अम्बेडकर, बीच वाले भीमराव यशवंतराव, 3 बेटों के साथ में मैंने, पुत्रों के साथ में मंच साझा किया। आप तमाम लोगों जो हमारे आइडल थे उनके साथ मंच साझा किया। तो इस जीवन की बड़ी उपलब्धियाँ हैं। राहुल साहब, जो बाबा साहब की स्पीच 1944 की मद्रास वाली है, जिसमें वो ये बोलते हैं रूलिंग कम्युनिटी पैदा करना है, और आखिरी लाइन जो उसमें है, सो दैट रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कैन सी, ताकि बाकी लोग भी देखें दलित समाज को। तो वो इलेक्शन का रूलिंग क्लास नहीं, वह एक इस तरह का मिडिल क्लास पैदा करना चाहते थे, दलितों को उस तरह की मिडिल क्लास में देखना चाहते थे, जिसमें रूल करने की सारी क्वालिटीज हो हर क्षेत्र में। हाँ, हर क्षेत्र में। जैसे आप जहाज की बात किए, अगर उसमें बाबा साहब जहाज की बात करते तो शायद लोगों को बड़ा अजीब लगता, क्योंकि लोगों के ड्रीम्स बहुत छोटे छोटे थे। टांगी पर बैठना ही उस समय बहुत बड़ी बात थी, रिक्शे पर बैठना ही बहुत बड़ी बात थी। तो जो आपने जहाज
की बात की है, मैं भी कुछ ऐसे ही मेरा भी अनुभव रहा है। तो अपने समाज को कैसे इस तरह बनाया जाए कि करोड़ों लोग जहाज में बैठने लायक बने। देखिए वहीं फिर घूम फिर करके हमें आना पड़ेगा आप ही की बात पे। 4th क्लास का कर्मचारी, 2nd क्लास की, तो 4th और 2nd क्लास की ग्रुप सी और डी की तो नौकरी बची नहीं है, ठेके पे चली गई। 1st क्लास और 2nd क्लास की नौकरियां बची, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ठेके पर नौकरी करने वाला व्यक्ति जो 10,000 15,000 की सैलरी पर काम कर रहा है, मैं नहीं समझ पाता कि वो हवाई जहाज में बैठ पाएगा, अपने बच्चों को बैठा पाएगा। यहाँ से नागपुर का किराया 6,000 रुपये है, 6,500 का तत्काल लोग तो और महंगा मिलता है। तो आना जाना 15,000 रुपये, मुझे नहीं लगता वो आदमी कर पाएगा। तो हमारे लोगों को चाहिए कि उनको एक, जो आप कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों दलित हवाई जहाज में उड़ सकें, करोड़ों करोड़ों दलित जो है वो AC फर्स्ट का सफ़र कर सकें, 2nd का सफ़र कर सकें, तो उसके लिए चाहिए कि फिर उनको घूम फिर करके बाबा साहब का जो सिद्धांत है कि आपको बिजनेस जो है वो, यस, करोड़ों जॉब नहीं कभी बन सकते, नहीं बन सकते, करोड़ों बिजनेस खड़ा हो सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। तो दलित समाज की मुक्ति में मैं पाता हूँ दलित समाज का बिजनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, इसके और विदेश जाना, गांव में है तो शहर आना है, इसके अलावा जितनी भी अम्बेडकरवाद की परिभाषाएं हैं सब बकवास हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और ये जीवन के अनुभव है। मैं पहली बार भोपाल भोपाल से पहले ग्वालियर पढ़ता है, ग्वालियर में कवि सम्मेलन था। प्रोफेसर मनोज शेवरिया वहाँ पे हमारे मित्र हैं, आज भी हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया प्रोग्राम के लिए, माता झलकारी बाई के जन्मदिन पर, शायद 2010 या 11 के आसपास। उससे पहले मैं कभी ट्रेन में गया था, तो पहले तो स्टार्टिंग में 7, 8 में 6 में लोग बुलाते थे, तो वैसे ही चले जाते थे उसमें डब्बे में बैठ करके, जनरल डब्बों में। फिर स्लीपर आया बड़ी मुश्किल से हाथ, तो स्लीपर में रहे। तो पहली बार जो मेरे पास शताब्दी की टिकट, जो भोपाल शताब्दी चलती है उसका टिकट आया, वो नई दिल्ली से चलती थी, शायद 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है। तो ट्रेन छूटने को तैयार है, मेरे हाथ में टिकट है और मैं ट्रेन को देख रहा हूँ, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसमें चढ़ने की। और मैं ट्रेन ऊपर पीछे से आगे तक सारी देख ली, उसमें मेरी पसंद का कोई डब्बा ही नहीं है। सब AC है, फुल्ली AC है, और रंग भी अलग है। मैं ये वाली ट्रेन तो है नहीं, या तो दूसरी ट्रेन होगी। अब टीटी मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। उससे कहला क्या बात है, मैं कहा सर मेरी ट्रेन, बोले क्या टिकट दिखाइए, बोले यही तो ट्रेन है, बैठिए इसमें, छूटने वाली है। मैं देखा तो फुल्ली AC ट्रेन। मैंने कहा पहली बार मुझे किसी ने इस शताब्दी की टिकट भेजी, और मुझे ये पता नहीं था कि शताब्दी या जो अन्य ट्रेन हैं, VVIP ट्रेनें हैं, उनमें स्लीपर के डब्बे नहीं होते हैं। ये मुझे था कि मेरे लिए तो कुछ स्लीपर का ही टिकट भेजेगा। तो वो भी एक अनुभव था। बाद में अंदर बैठे, पढ़ने को अखबार मिला। हमारे समाज में इतने आंदोलनकारी हैं, इतने मिशनरी हैं, इसमें अपने लोगों का ड्रीम बड़ा करने का अभियान क्यों नहीं चला? दरअसल पिछले दिनों हुआ क्या है सर, जब आप देखेंगे पिछले 20 साल 30 साल में आप झांक करके देखेंगे जब, तो पता चलेगा कि लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट का जो मूवमेंट है ना, वो नहीं चला है। लोगों के दिमाग में एक ही बात आ गई कि हम हुक्मरान बनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मुझे टिकट मिल जाएगी, मेरे खुद के हवाई जहाज होंगे तो हम हवाई जहाज में लेके तो रोज ही उड़ा करेंगे। तो वो उस तरीके की सोच जो है वो बन गई कि इसको ड्रीम नहीं, इसको इंग्लिश में डिलूजन बोलते हैं। हाँ, डिलूजन। तो वो कहीं ना कहीं रहा है। आप जैसे लोग, रतनलाल जैसे लोग, कुछ हम भी उसमें थोड़ा बहुत कर रहे हैं। नहीं, आप में इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इसको आप मोनेटाइज करिए। आप हैं, वो लेडी वंदना है, और इस तरह के और भी लोग हैं। आप लोग म्यूजिक कंपनी खोलिए। आप म्यूजिक कंपनी खोली जा सकती है, लेकिन समाज में उस तरीके का चाव है नहीं। कितना हाँ, समाज जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या दलित में बिजनेस का चाव है? नहीं है समाज में। तो भी जबरदस्ती कर रहा हूँ ना। हाँ। अपने समाज के अभी तो देखिए, अब इसको लोग अन्यथा न लेंगे, दलित समाज की मुक्ति का जो संघर्ष होना है अब, जब दलित मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, तो दलितों में मौजूद एंटी अम्बेडकर वादियों की इतनी बड़ी हुजूम है कि पहली लड़ाई इन्हीं से लड़ना है, क्योंकि ये जो अमृत काल का भारत है, उसकी शक्तियों के एजेंट के रूप में एक फौज खड़ी हो गई दलितों के बीच में। पहली लड़ाई, पहला किला यह तोड़ना, गेट यह तोड़ना होगा
तब जाके दलितों का ड्रीम बड़ा बना सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले अगर हम इस तरीके की बात करते थे तो 100 में से 90 कमेंट्स जो आते थे वो गालीवाज के आते थे। अभी क्या है कि 90 पॉजिटिव आ रहे हैं, 10 लोग ऐसे हैं कि वो गालीवाज के हैं। और मेरा अनुभव जो अभी तक का रहा है, और मुझे जो लग रहा है कि आने वाले समय पे ये 10 भी खत्म हो जाएंगे लोगों की मतलब कि ऐसा आप ऐसा कल्पना करते हैं कि दलित गाली देना कम कर देंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो चंद्रभान बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा उम्मीद करने वाले। मुझे इसलिए भी लग रहा है कि मैं मंच पर, अरे मैं तो कुछ दलित को देखता हूँ गाली के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, तो मुझे संतोष बढ़ाने के लिए ढाढ़स बढ़ाने के लिए एक दोस्त ने बोला, अरे प्रसाद जी बुरा मत मानिए, अपने माता पिता को भी ऐसे ही उनकी जो परवरिश उसी प्रकार से हुई है, उनको भी गाली से ही बात करते हैं, बाप भी इनको गाली देके बात करता है। उन लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हो। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 साल, हम आज 25 में बात कर रहे हैं, 35 तक हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, और 35 तक देखेंगे कि हालात बदलेंगे। जो लोग चंद्रभान साहब को या हमें या रतनलाल जी को गालियां दे रहे हैं, 10 साल के बाद में ढूंढ करके हार फैलेगा यही समाज के। आप अरे बोलते हैं कांग्रेसी हैं ये सब। हाँ, अरे अमृत काल है, कांग्रेस काल है, इसमें से चुनना है किसी सेंसिबल दलित को तो क्या चुनना चाहिए? नहीं सर, उससे भी आगे की हम अगर बात कर लें तो जब लड़ाई 2 हिस्सों में बट गई हो, एक तरफ संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने वाले लोग हैं, और एक तरफ दूसरी जो फौज है वो संविधान को बचाने वालों की है। तो आपके जैसे, मेरे जैसे, रतनलाल जैसे तमाम जो 10-20 लोग देश भर में घूम रहे हैं, हमें कहाँ होना चाहिए बाबा साहब के मानने वालों को? संविधान बचाने वाले के साथ में या संविधान खत्म करने वाले? इतनी सी बात है। संविधान बचाने की बात राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य विपक्ष दल कर रहा है, तो हमारी बात, उनकी आवाज एक है, और मोदी जी नहीं करे तो उनके साथ नहीं है। और मैं तो ये जितने गालीबाज लोगों में से एक बात और कहता हूँ कि आप कांग्रेस को गाली दे रहे हो, अच्छी बात है, तो शायद हो सकता है कांग्रेस ने आपको गाली देने लायक बना दिया। कांग्रेस को गाली दे कोई बात नहीं है, हाँ सही गाली, इस लायक तो बनाया, लेकिन कांग्रेस के काल में जो लोग नौकरियां पाए, कुछ तो मैं जानता हूँ प्रोफेसर बन गए, और वो सोचते हैं कि कांग्रेस के समय में मैं प्रोफेसर बन गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि धोखा हुआ, वो जिनको पेंशन मिली पेंशन वापस करें, ऐसा सिस्टम है। ऐसा हाँ, ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं कांग्रेस के राज में मुझे नौकरी मिली थी और ये पेंशन मिली, मुझे नहीं चाहिए कांग्रेस के राज की मिली पेंशन, ले जाओ। चले इसी बात पर दलित समाज की कहानी बहुत ही मतलब, तो आप कृपया इस चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर हर सप्ताह एक कविता जरूर पढ़िए। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि समय निकाल के साहब की आवाज पे हम लोग आए, और यहाँ पर एक रचना, नहीं मैं आपके आवाज पर आ जाया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम मिलते रहें, और हम एक रचना जो भी, मैं किताब जो मेरी तमन्नाओं में तमन्ना है, हम उसको भी दोबारा, मेरा काम चल रहा है उसमें 10 दिन से। पहले मेरी कविता थी, काव्य संग्रह था, जिसका नाम था तमन्नाओं में तमन्ना। अभी मैं उसमें से कुछ रचना, उसकी कुछ अभी जो नई रचनाएं आई हैं, लगभग 40-45 कविताएं, तो हमने नाम दिया है किताब का मैं और मेरी कविताएं। तो उसमें मेरे जीवन के अनुभव प्लस मेरी कविता और मेरा सफर। तो अगले एपिसोड में एक आपको कविता पढ़नी होगी, और वो जो एक महान दलित गीतकार थे आगरा वाले, शैलेंद्र जो थे वो, शैलेंद्र फिल्मी दुनिया के इकलौते गीतकार थे जिन्होंने 800 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत लिखे। कोई एक गीत बना मैं बता देता हूँ। और वो आरा के रहने वाले थे बिहार के, बाद में रावलपिंडी चले गए, फिर मथुरा में आकर रहने लगे। जॉब उनकी लग गई थी रेलवे में, तो फिर वो चले गए मुंबई, वहां से गीतकार बनने का सफर उनका हुआ। और उनका एक कविता है, आंदोलन की कविता है, आपने जरूर सुनी होगी क्योंकि आप जेएनयू में पढ़े हैं। और मैं उसकी 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां गुनगुना देता हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, है कहीं पे स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। गम के ये 4 दिन, सितम के ये 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पर बहार की नजर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन करे। शैलेंद्र का आंदोलन का गीत है, और मुझे खुशी है कि चमार जाति में पैदा हुए शैलेंद्र का ये गीत देश के हजारों स्कूलों में प्रेयर के रूप में गाया जाता है। तो ये बड़ी बात है, समाज को भी पता होना चाहिए। तो अजय साहब ने कहा कि अगली बार असल में समाज में आखिर इग्नोरेंस की बहुत अच्छी मार्केट है, हाँ, और नॉलेज की मार्केट बहुत
सिकुड़ी सी है। सीखना नहीं चाह रही आने वाली जनरेशन। वो राहुल नागपाल बनना तो चाह रही है, चंद्रभान प्रसाद बनना तो चाह रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि राहुल नागपाल ने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने गुरुओं के पैरों में बैठ करके रात गुजारी है कवि सम्मेलनों के लिए, कहाँ कहाँ से सीखा है। और हम तो कहता हूँ कि सबका उधार है, सबका आभार है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।